स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर। अंग्रेजी की एक फ्रेज है, अंग्रेजी का एक फिक्रा है, मेल्ट डाउन होना। यानी जिससे हम उम्मीद नहीं करते, हम सोचते हैं वो तो बड़े अच्छे फॉर्म में है, लेकिन पता चला स्टार है, लेकिन पता चला कि अचानक वो बर्न आउट हो गया, मेल्ट डाउन हो गया। कुछ नहीं बचा, खोखला निकला और पिघल कर बह गया। तो जो मैं कह रहा हूँ वो नीतीश कुमार के ऊपर लागू होता है। उन्होंने अब उनकी शख्सियत की वजह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एनडीए ने लोकसभा के चुनाव में भी महत्वपूर्ण नतीजा हासिल किया, जबकि पूरे उनके आधार क्षेत्र में उनके खिलाफ काफ़ी हवा चल रही थी। और विधानसभा चुनाव के केंद्र में तो नीतीश कुमार ही रहे, उनके प्रति हमदर्दी की जो लहर चल रही थी, उसी की वजह से बहुत वोट मिले इनको। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया तो पता चला कि वो खुद हटने के लिए तैयार हो गए। बजाय इसके कि उनको हटाया जाता, घटनाक्रम कुछ इस तरह का है जिससे संदेश ये मिलता है कि नीतीश कुमार स्वयं हटने की तैयारी कर रहे थे। यानी इसका एक मतलब ये निकलता है कि क्या विधानसभा चुनाव के दौरान ही उनके साथ भाजपा का एक कोई एमओयू हो गया था, भाजपा का कोई समझौता हो गया था कि वो पहले मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और कुछ दिनों बाद वो हट जाएंगे कुर्सी से और भाजपा के लिए बिहार की गद्दी पर बैठने की महत्वाकांक्षा पूरी करने का रास्ता साफ कर देंगे। क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए, नीतीश कुमार की शख्सियत भारतीय राजनीति में सब जो नेता कुछ रहे हैं, जिनके बारे में माना जा सकता है कि वो क्या करेंगे, ये उनके सिवा किसी को नहीं पता। जी। जैसे उसमें नीतीश कुमार बिल्कुल पहली हम्म। टॉप सूची पे हैं। शरद जी। पवार, नीतीश कुमार, मायावती, ये उस तरह के नेता हैं। जी। हालांकि शरद पवार के बारे में माना जा सकता है कि उन्होंने पाला कभी नहीं बदला, जी। लेकिन उनके निर्णय जो है उनके भी बड़े अप्रत्याशित निर्णय रहे। लेकिन जी। नीतीश जी के बारे में यह है कि वो आर्थिक रूप से, निश्चित रूप से उन पर कोई आरोप नहीं है। हाँ। आर्थिक भ्रष्टाचार का, कोई घोटाले का, किसी तरह का कदाचार का आरोप उन पर हाँ। नहीं लगा आज तक। केंद्र हम्म। में मंत्री रहे और 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे, हम्म। लेकिन राजनीतिक रूप से वो कतई ईमानदार नहीं माने जा सकते। हम्म। राजनीतिक अवसरवाद जो होता है हम्म। उसमें वो चैंपियन है, आप मान सकते हैं। हम्म। जैसे मायावती जी के बारे में है, वैसे ही वो भी है कि कब कहाँ समझौता किससे करें, इसका हम्म। ये कोई इसका अंदाज नहीं लगा सकते। हम्म। तो अब मैं इतिहास में ज्यादा नहीं जाऊंगा नीतीश कुमार जी के बारे में, हम वर्तमान पे चर्चा करेंगे। फिर हम्म। बातचीत करते हुए उसमें हो सकता है कुछ पिछली हम्म। बातें भी हम याद करें। जी। जी। दरअसल नीतीश कुमार की विदाई की पटकथा हम्म। भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव से पहले लिख चुकी थी, अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार जी से एमओयू साइन नहीं किया था उसने। हम्म। एमओयू अगर साइन करती बीजेपी तो शायद नीतीश कुमार कुछ और खेल कर लेते। हम्म। नीतीश कुमार चूंकि बार बार हर सभा में मोदी जी के सामने यही कहते रहे कि मैं अब और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अब यहीं रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। यानी वो बार बार ये भरोसा दिलाते थे कि आप हमारे चेहरे पर ही दांव लगाइए, हमें ही मुख्यमंत्री बनाए रखिए, और हम्म। मैं अब बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हम्म। ये हर सभा में वो कहते थे। एक तरह से जो उनकी अविश्वसनीयता थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के मन में, उसको दूर करने की कोशिश करते थे। हम्म। तो इसलिए ये तो तय था कि नीतीश कुमार जी चाहते थे कि भाजपा उनके चेहरे पर चुनाव लड़े और उनको ही मुख्यमंत्री बनाए रखे। हम्म। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट थी, और वो स्पष्टता उसके 2020 से ही शुरू हो गई थी। हम्म। 2020 के चुनाव में जिस तरह भाजपा ने ऑपरेशन चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार की ताकत को आधा कर दिया, जो नीतीश कुमार 80 सीट के 80-85 सीट तक लाते थे बिहार विधानसभा में, लाए थे 2015 में, वो 2020 में घट करके 42 सीट पर रह गए। और उसका पूरा श्रेय ऑपरेशन चिराग पासवान हो जाता है। वो भाजपा का पूरा ऑपरेशन था कि वो एनडीए में बने हुए थे चिराग पासवान, लेकिन सारे कैंडिडेट नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े किए। और जितना नीतीश कुमार का भयंकर विरोध चिराग पासवान ने किया था, उतना तो बीजेपी ने भी नहीं किया था, हम्म। या आरजेडी ने भी नहीं किया था। बीजेपी तो साथी थी उनके। तो लेकिन वो पटकथा तभी लिखी जा चुकी थी कि ये नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपने कब्जे में रख सके, और वो हुआ। उसमें 42 सीटें उनकी आई, और उसके बाद नीतीश कुमार काफी कमजोर हो गए। और आप याद कीजिए नड्डा जी का वो भाषण जो उन्होंने दिया था जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे 2022 से तो पहले, 22, कि अब क्षेत्रीय दलों का समय खत्म हो रहा है, धीरे धीरे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी बचेगी जो हुकूमत करेगी, शासन करेगी। इसी भाषण ने उनको चिताया था नीतीश कुमार को, और वो उसके बाद वो वापस इंडिया गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ चले गए थे, लालू यादव के साथ और आरजेडी के साथ। और फिर उन्होंने
इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने वो, और बार बार कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को 2025 में प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, 50 सीटें ही तो कम करनी है, 50 हम कम कर देंगे, ये उनका संकल्प था। फिर बाद में स्थितियां ऐसी बदली कि वापस चले गए वो। तो भारतीय जनता पार्टी तो 2020 से ही तय कर रही थी कि नीतीश कुमार से उसे मुक्ति पानी है, लेकिन वो छटपटा रही थी, पा नहीं पा रही थी, क्योंकि मजबूरी उसकी ये थी कि वो एक बार अकेले चुनाव लड़के 2015 में देख चुकी थी, अब अकेले और अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ, और 53 सीट पर सिमट गई थी। तो जानती थी कि नीतीश कुमार का जो वोट है, जो उनका जनाधार वर्ग है, बिना उसके वो बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए नीतीश कुमार उसकी मजबूरी बने हुए थे, जरूरी भी थे उसके लिए और मजबूरी भी थे। इसीलिए 2025 का चुनाव आते आते जब नीतीश कुमार वापस पलट करके गए एनडीए में, और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सफलता फिर मिली, एनडीए को मिली, जो कि अगर नीतीश नहीं होते तो शायद नहीं मिलती, और आज केंद्र में सरकार जो है भाजपा की नहीं होती, लेकिन वो मिली। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा प्लान बना लिया था। और आप याद कीजिए अभय जी, 2025 के विधानसभा चुनाव में लंबे समय तक अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व था, या मोदी जी भी जब पब्लिक मीटिंग में जाते थे, कभी उन्होंने नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर वही मुख्यमंत्री होंगे इसकी घोषणा बहुत लंबे समय तक नहीं की। चिराग पासवान या दूसरे लोग जरूर कहते रहे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, वही रहेंगे, वही है थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से जब पूछा जाता था तो यही कहते थे कि इसका फैसला चुनाव के बाद विधायक करेंगे। जैसे महाराष्ट्र के बारे में कहते थे, चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो ये स्पष्ट था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को आगे कितने दिन रखेंगे वो तय नहीं है। और चूंकि जब बहुमत मिला, 203 सीटें मिली एनडीए को, और भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के आई विधानसभा में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो जाहिर है उसको लगा कि अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन क्योंकि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था, कमिटमेंट नीतीश कुमार के लिए आखिर में आते आते भाजपा ने कर दिया था। जब आरजेडी और कांग्रेस ने ये प्रचार किया कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो उनको लगा कि इसका नुकसान होगा, और इसकी काट के लिए फिर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कह दिया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे आखिर में आते आते, और नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मैं तब भी इस बात को कहता था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री तो बनाए जाएंगे चुनाव के बाद, लेकिन वो साल भर से ज्यादा उनको मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं रखेगी। और ये सारी पटकथा बीजेपी ने तैयार कर ली थी, सारा स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी। और नीतीश जी कोई, अभी मैं सुन रहा था तमाम चैनलों पर बहस में कि कोई कह रहा था नीतीश जी ने बड़ा हार्ड बार्गेन किया है, या नीतीश जी ने बड़ी अच्छी डील की है। नीतीश जी ने न बार्गेन किया है, न हार्ड बार्गेन किया है, वो उन्होंने मजबूरी में, विवशता में, कि उनके सामने अब कोई चारा नहीं है। अब वो आरजेडी के साथ अगर चले भी जाए तो सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि आरजेडी के पास वो ताकत नहीं है। आरजेडी के पास उनकी 85 सीटें हैं, आरजेडी की 25 सीटें हैं, 25 और 85 मिला के भी 110 के आसपास नंबर होता है, और 122-23 सीटें जुगाड़ करना बहुत मुश्किल है वो। और भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है उसमें ऐसे में वो, अगर भाजपा की सीटें 50-60 के आसपास होती और आरजेडी की सीटें 50-60 आ जाती, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस स्थिति को स्वीकार नहीं करते। वो कुछ न कुछ वापस जाते अपने अपने क्या कहते हैं राजनीतिक शैली के अनुरूप, और मुख्यमंत्री बने रहते। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते, उनके पास कोई चारा नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था है। ऐसे में उनको ये लग रहा है कि जो भाजपा ने कहा उसको उन्होंने स्वीकार किया है बड़े बुझे मन से। आप जरा वो फोटो देखिए, जो नॉमिनेशन जब नीतीश कुमार जी कर रहे थे, नामांकन कर रहे थे, तो उनके अगल बगल कौन बैठा हुआ था? उनके दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे थे। जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता नहीं था। जनता दल यूनाइटेड के सारे नेता पीछे खड़े थे। एक तरफ अमित शाह जी, नितिन नवीन जी, सम्राट चौधरी, ये सारे नेता बैठे हुए थे। यानी कुल मिलाकर के एक भाजपा के नेता जैसे पकड़ के ले गए हो, ऐसा ऐसा ऐसी मुद्रा लग रही थी। हालांकि पकड़ के ले नहीं गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उनसे नामांकन भरवाया गया। और इसीलिए रात में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो रात में ये भी रहा कि नीतीश कुमार तैयार नहीं है, दस्तखत तो कर दिए नामिनेशन फॉर्म पर, लेकिन वो सुबह तक बदल सकते हैं, वो तैयार नहीं, लेकिन वो फाइनली तैयार हो गए, अमित शाह जी ने गए। अब आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को मिला क्या? आपने कहा कि अंग्रेजी की कहावत में जिक्र किया मेल्ट डाउन का, संस्कृत में भी एक कहावत है कि पुनर्मुष्को भवत्, कि नीतीश जी ने अपना राजनीतिक जीवन लोकसभा में 89 में पहली बार चुन के आए थे। वो सन 77 में एमएलए का चुनाव लड़े थे जनता पार्टी की टिकट से, वो चुनाव हार गए थे। 1980 में भी चुनाव हार गए थे विधानसभा का।
उसके बाद वो पहली बार सांसद बने 89 में, जब वीपी सिंह की लहर बनी थी और जनता दल से, और वीपी सिंह ने उनको अपना मंत्री बनाया, कृषि राज्य मंत्री थे वो। और उसके बाद नीतीश कुमार फिर बिहार की राजनीति में आए। अब वापस वो दिल्ली आ गए राज्यसभा में। अच्छा, तर्क देखिए क्या दिया उन्होंने, जो उनका पोस्ट जो आया कि मैं चूंकि विधान परिषद में रहा, विधानसभा में रहा, लोकसभा में रहा, राज्यसभा में नहीं रहा, तो मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ। अब तो आप नगर निगम में भी तो नहीं रहे, नगर निगम चले जाएंगे। तो ये कोई बात, ये कोई तर्क होता है? तो जो व्यक्ति लोगों को राज्यसभा भेजता था, नीतीश कुमार तो भेजते थे ना, हरिवंश जी को भेज दिया, कभी किंग उनको महेंद्र को भेज दिया, कभी कीर्ति त्यागी जी को भेज दिया, कभी शरद यादव को भेज दिया, कभी चार फर्नांडीज को भेज दिया, तमाम लोगों को नीतीश कुमार राज्यसभा भेजते थे। अब वो खुद राज्यसभा में आए हैं, और राज्यसभा में अब उनकी भूमिका क्या होगी भविष्य में? भाई, आप उनको बीजेपी क्या देगी? हाँ, अब उनके बेटे को लेके हो रहा है कि निशांत को जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अभी तक घोषित कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कयास है, अटकलबाजी है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए, भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाने का सपना उसके मन में लंबे समय से पल रहा था, और मोदी जी के आने के बाद, अमित शाह जी के आने के बाद तो ये सपना उसका और बढ़ गया था कि भाई अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। और जब उसको मौका मिला तो उसने नीतीश कुमार को कुछ समय के लिए बनाया, और अब अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अगर राजनीतिक रूप से आप देखें, जो व्यवहारिक राजनीति है, यथार्थवादी राजनीति है, उसके हिसाब से भाजपा ठीक कर रही है। तो उसको तो नहीं करना चाहिए, उसको पैन बिहार पार्टी बनना है तो वो यही करेगी। और नीतीश कुमार ने 2 बार 3 बार भाजपा को जिस तरह गच्चा दिया, ऐसे में भाजपा अपना मुख्यमंत्री क्यों ना बनाए? तो आज भाजपा ने उसी शैली में नीतीश कुमार जी को राज्यसभा में स्थापित कर दिया है। दिखावे के लिए उनको हो सकता है एनडीए का संयोजक बना दिया जाए, चार फर्नांडीज है, दिखावे के लिए चलेगी तो मोदी जी की, वहां एनडीए में संयोजक बन जाएंगे तो कुछ वो करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। दिखावे के लिए हो सकता है उनको कोई बड़ा वो दे दिया जाए, क्या कहते हैं, भारत रत्न जैसी चर्चा चल रही है कि भाई नीतीश जी का हमने सम्मान कर दिया, क्योंकि उनके नाम का लाभ तो भाजपा लेना चाहेगी, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। उनका जो ईबीसी वोट है, जो सजातीय वोट है, वो यूपी में भी काफी है। यूपी में उन्होंने, बीजेपी ने पंकज चौधरी कुर्मी को मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और अगर नीतीश कुमार को सम्मानित करेगी, नीतीश कुमार को आगे करके, तो एक और मैसेज देगी। तो जो अखिलेश यादव का पीडीए है उसको थोड़ा कमजोर करने की कोशिश करेगी। तो ये सब बीजेपी कर सकती, अब नीतीश कुमार का वो इस्तेमाल करेगी। अब नीतीश कुमार बीजेपी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बीजेपी नीतीश कुमार का इस्तेमाल करेगी अपने राजनीतिक फायदे के लिए, उनके बेटे को हो सकता बना दे। और जनता दल यूनाइटेड की स्थिति यह है भाई जी कि वो नीतीश व्यक्ति आधारित पार्टी है। नीतीश जी जब तक सक्रिय रहेंगे पार्टी रहेगी। उसके जो नेता हैं दूसरी पंक्ति के, ललन सिंह हो, संजय झा हो, ये सब नेता जो है इनका कोई वैचारिक और राजनीतिक कोई बहुत कमिटमेंट नहीं है। वो नीतीश जी का ही नहीं रहा वैचारिक राजनीतिक कमिटमेंट। वो खुद ही जो है कभी इधर कभी उधर, और एक समय तो उनके तेवर अच्छे थे, जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी चलाते रहे तब भी उनके तेवर काफी थे, और वो बीजेपी का एजेंडा लागू नहीं करने देते थे। लेकिन बाद में तो 2020 के बाद तो वो पूरा बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी अपना एजेंडा लागू करती रही, नीतीश जी खामोशी देखते रहे। वो गिरिराज सिंह हिंदू यात्रा निकालते रहे नीतीश जी के राज में, नीतीश जी मानते रहे। तो धीरे धीरे नीतीश जी तो एक तरह से बीजेपी के सामने समर्पण करते ही रहे, उनकी मजबूरी बढ़ती गई। तो ऐसे में नीतीश जी ज्यादा से ज्यादा अपने बेटे को स्थापित करा लेंगे, जब तक वो है तब तक जनता दल यूं चलता रहेगा। लेकिन जनता दल के जितने आधे से ज्यादा नेता, खासकर जो सवर्ण नेता है, वो वैसे ही पहले से ही भाजपा में हो चुके हैं। और उसमें जो है, अब कोई ये सोचे कि नीतीश जी दिल्ली में आकर के एनडीए के लिए उलझन पैदा करेंगे, मुझे इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। तो आपकी बात का कुल लुब-लुभाव ये है कि उनका मेल्टडाउन अभी नहीं हुआ है, बल्कि उनका मेल्टडाउन 2020 और उसके बाद से लगातार क्रमशः होता रहा है। ये एक तरह से उनके मेल्टडाउन की चरम परिणति आप संपूर्ण हो अवध गया है। ये मान सकते हैं 2022 में जब वो दोबारा गए थे भाजपा के पास, हाँ, 23 में इंडिया जी, गठबंधन छोड़ करके, हाँ, बस वो मेल्टडाउन का उनकी वो शुरुआत मेल्टडाउन हुई थी। थी। हाँ। हाँ। अच्छा, अब इसमें से एक जिज्ञासा और उठती है, इसकी जरा व्याख्या कीजिए कि अभी-अभी तो चुनाव हुआ ही था, 14 नवंबर को नतीजे आए थे। इतनी जल्दी भाजपा को क्या पड़ी हुई थी? भाजपा इस काम को अगर 1 साल बाद करती, जैसे मैं ये मानता था, आपकी तरह मैं भी मानता था कि नीतीश को अंततः हटना होगा और भाजपा के लिए जगह खाली करनी होगी। लेकिन ये मानते थे हम लोग कि इसमें साल भर की प्रक्रिया लगेगी, कोई मौका निकाला जाएगा, उस वक़्त ऐसा होगा।
और फिर उसमें नीतीश जी को भी कुछ प्राप्त होगा उसके बदले में, है? तो इतनी जल्दी क्या 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 पड़ी थी भाजपा को? उसने 4 महीने से भी कम समय में उनको सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी ज़मीन बना दी। देखिए, मुझे ये आशंका तो नहीं लगती कि नीतीश जी कोई एनडीए छोड़ के जा रहे हो, तो इसलिए बीजेपी ने जल्दबाजी में किया हाँ। है। मुझे एक संभावना ये लगती है कि भारतीय जनता पार्टी हेडलाइन मैनेजमेंट में तो बहुत तेज है, हुँ, और जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो चल रही हैं इस समय, ईरान और इजराइल और अमेरिका युद्ध के हुँ, दौरान, हुँ, और उसमें भारत की भूमिका को लेकर के देश के अंदर और बाहर तमाम प्रश्न उठ रहे हैं, प्रश्न हुँ, चिन्ह लग रहे हैं। हुँ, चाहे वो खामनेई की मौत पर बहुत बाद में जाके शोक प्रकट करना हो, वो भी विदेश सचिव के द्वारा, या वो बच्चियां जो मरी वहां पर 150-200 के आसपास, उन पर कोई शोक प्रकट न करना, या आज भी जो भारतीय जल सीमा के निकट ईरान का जो युद्धपोत जो था, जो निशस्त्र युद्धपोत था जिसको अमेरिकन पनडुब्बी ने गिरा दिया, वो भी जो भारत के उससे एक्साइज से वापस जा रहा था, उस पर भारत का चुप रहना, इन सब चीजों को लेके जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो यात्रा थी इजराइल की, उसको लेके तमाम देश के अंदर और बाहर तमाम चर्चाएं रही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, मुझे लगता है वो काफी असहज और महसूस कर रही थी, बचाव की मुद्रा में थी। वो बहुत अपने स्टैंड को डिफेंस, मतलब उसको आक्रामक तरीके से उसका बचाव नहीं कर पा रही थी। भाजपा के तमाम प्रवक्ता भी नहीं कर पा रहे थे, उनके जो क्या कहते हैं समर्थक, तमाम विश्लेषक और वो है, वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो आप देखिए, हम लोग जब बहसों में जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो उस तरह से उनकी भाषा, क्योंकि उनमें कोई तर्क थे नहीं। तो कहीं ना कहीं इसको लेके जो असहजता केंद्र सरकार में और भाजपा में रही, तो शायद ये हो सकता है कि उनको लगा हो, मतलब ये मेरा एक अनुमान है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है, हुँ, हुँ, कि शायद हो सकता है भाजपा को लगा हो, हुँ, नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि इस वक्त अगर ये कर लिया जाए तो ये बड़ी घटना होगी राजनीति, और पूरा मीडिया बजाय उस पर चर्चा करने के, पूरा नैरेटिव जो है सोशल मीडिया मीडिया और नीतीश जी पर बनेगा, और नीतीश जी के मुझसे कोई नुकसान नहीं है, उसका फायदा ही है इसको लेकर के। तो और हो भी रहा है, हम आप भी वही चर्चा कर रहे हैं, सारे जो मुख्य धारा के आपके जो चैनल हैं, टीवी चैनल, वो भी उस नीतीश जी पे चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी चर्चा हो रही है। तो फिलहाल तो कुछ समय के लिए भी ये हो गया, फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाजपा का, उस पर चर्चा होगी, फिर जो बनेगा उस पर चर्चा होगी, फिर मंत्री कौन बनेगा उस पर चर्चा होगी। तो ये सब थोड़ा सा एक डिस्ट्रक्शन होगा, तो इसलिए उनको लगा होगा कि जल्दी कर लो, जो काम 6 महीने बाद कर रहा है पहले ही कर लो। तो मेरा एक अनुमान है ये इस चीज को लेकर। नहीं, नहीं, ये हो सकता है कम से कम ये बात सही है कि सारी मुश्किल तलब खबरों के बीच में एक ऐसी खबर है, जो लगता है कि भाजपा को विशुद्ध लाभ हुआ है, बिहार की गद्दी वो प्राप्त करने की स्थिति में आ गई है और लगभग उसने प्राप्त कर ही ली है गद्दी। तो इसलिए भाजपा के समर्थकों, उनके जनाधार वगैरह को एक फ़ील गुड सिचुएशन, एक अच्छी अनुभूति इस वक़्त हो रही होगी, उन्हें अच्छा लग रहा होगा। अब लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, भाजपा और नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, बाकी बचा क्या बिहार की राजनीति में? जनता दल यूनाइटेड बचा, अति पिछड़ों के वोट बचे, महिलाओं का एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग बचा, मतदाता मंडल बचा बिहार के अंदर। हुँ? और नीतीश कुमार ने जो कुछ भी सुशासन के नाम पे किया था, बिल्कुल शुरुआती पहले पहले कार्यकाल में तो किया भी था, लेकिन उसके बाद वो धीरे-धीरे कम होता चला गया। लेकिन पहले कार्यकाल की स्मृतियाँ ही बची हुई हैं। जो सुशासन की स्मृतियाँ हैं, वो बचा। अब इन सब की विरासत जो है, वो क्या भाजपा पूरी तरीके से खा जाएगी आसानी के साथ? यानी पूरा जो अति पिछड़ों का और लवकुश वोट और कुर्मी वोट जो है, क्या भाजपा साल भर के अंदर या 1.5 साल के अंदर अपने ऊँची जातियों के वोट से जोड़ देगी? या और जनता दल यूनाइटेड एक नाम मात्र की पार्टी रह जाएगी? भाजपा की एक उपांग बन के रह जाएगी? या नीतीश कुमार के बेटे के नेतृत्व में या कुछ जो मंडलवादी अभी बचे हैं अ जनता दल यूनाइटेड में, उनकी मदद से क्या वो लोग अपने जनाधार को कायम रख पाएँगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे? भले ही नीतीश कुमार जितनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी भूमिका निभाते रहेंगे, इसके लिए भाजपा को उनकी ज़रूरत पड़ती रहे। होगा क्या? बिहार की बचा क्या है बिहार की राजनीति में? ऐसा कुछ जो कि भाजपा के प्रभाव क्षेत्र के बाहर हो?
देखिए, भाजपा के प्रभाव क्षेत्र के बाहर जो राजनीति है, उसके लिए एक अवसर नीतीश कुमार जी ने दे दिया है। अच्छा। दिल्ली जाकर के हम्म, उन्होंने अवसर ये दिया। अभी तक क्या था, अभी तक बिहार की जो राजनीति थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। हम्म, भारतीय जनता पार्टी जो पूरा 14-15% जो सवर्ण वोट है हम्म, उसको कंट्रोल करती थी, वो उसके उसमें था। उसके बाद जो बाकी वोट पड़ता है, बचता है, जिसको आप मंडलवादी वोट कह लीजिए, धर्मनिरपेक्ष वोट कह लीजिए, सोशल जस्टिस का वोट कह लीजिए, आप गैर जिसमें भाजपा वोट बोल दीजिए, गैर गैर भाजपा वोट भाजपा वोट सबसे बढ़िया है। गैर भाजपा वोट जिसमें पिछड़ी जातियां, सब आ अल्पसंख्यक जाता है उसमें। समुदाय है, पसमानदा मुस्लिम, ये सब आते राष्ट्रीय हैं। जनता दल का वोट भी आ जाता है उसके अंदर। और राष्ट्रीय, हाँ, गैर भाजपा। उसके 2 दावेदार थे, एक लालू प्रसाद यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड। हम्म, हम्म, और आप याद कीजिए कि जब आरजेडी और जेडीयू एक हुए हम्म, 2015 में, तो भाजपा 53 सीट सिमट गई, यानी अपना जो कोर वोट, कोर जितनी सीटें ले सकती उतने पे आ गई वो। हम्म, तो इसलिए इसका ये तो स्पष्ट है। आज जो 2025 का जो वोट परसेंटेज है उसमें आप देखिए भाजपा को 20% कुछ वोट मिलते हैं, 20.5 ऐसे कुछ है, हम्म, और नीतीश कुमार के 19.25 वोट है जेडीयू के। हालांकि ये वोट परसेंटेज तो वही माना जाता है जिन सीटों पर चुनाव लड़ते हैं उस हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही वोट है। दोनों का वोट और भी है, जहां जेडीयू लड़ा वहां बीजेपी का भी वोट है, और जहां बीजेपी लड़ी वहां जेडीयू का भी वोट है। तो अब क्या है कि लगभग बराबर बराबर वोट मान लीजिए दोनों का है। और उधर आरजेडी और कांग्रेस को आप ले लीजिए, या उनके साथ जो लेफ्ट है, सीपीआईएम वाले सब। अब तेजस्वी यादव की देखिए, अब क्या होगा। निशांत कुमार तो अभी तो आए नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे बहुत किंतु परंतु है, इफ हम्म, एंड बट है। क्या नीतीश कुमार जी जो सारा जीवन परिवारवाद के खिलाफ आरजेडी पर हमला करते रहे, लालू प्रसाद यादव पर हमला करते रहे, वो क्या अपने बेटे को स्थापित करेंगे? करेंगे तो उनकी जो थोड़ी बहुत यूएसपी थी परिवारवाद वाली, वो खत्म हो जाएगी। अगर हम इसको मान के चलते हैं निशांत कुमार आ जाते हैं और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं, जो भी बन जाते हैं, निशांत कुमार का राजनीतिक अनुभव अभी शून्य है। अभी वो एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। अभी राजनीति के दांव पेच उनको बहुत नहीं पता है। वो कैसे अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से, आभा मंडल से, सत्ता का आभा मंडल जो है, और जो अमित शाह जी और मोदी जी का जो पूरा चाणक्य नीति है, उसके उससे कैसे बचा पाएंगे अपनी पार्टी को। जब नीतीश कुमार जी को बचाने में दिक्कत हो रही है, तो निशांत कुमार कैसे बचा पाएंगे? नंबर एक। दूसरी बात, क्या निशांत कुमार कठपुतली होंगे ललन सिंह और संजय झा और मनोज, वो जो उनके यहाँ मनीष मनीष शर्मा, ये जो तमाम नेता है उनकी, या निशांत कुमार का अपना भी कुछ वो होगा? तो अभी वो जनता दल यू का जो वोट देखिए, जनता दल यू के कार्यकर्ता आप देखिए, उनका रिएक्शन देखिए अभय जी, इससे समझिए। अगर नीतीश कुमार जी ने अपनी मर्जी से फैसला लिया होता, तो जनता दल के कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे होते। हम्म, नीतीश कुमार ने 2013 में, मैं वहीं था, पटना में गया था जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था। मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने एनडीए छोड़ा, मुख्यमंत्री कांग्रेस के समर्थन कांग्रेस और आरजेडी ने दिया। मैंने जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता मिठाइयां बांट रहे थे। नीतीश कुमार ने 2014 के चुनाव अकेले लड़ा, हम्म, उनके 2 सांसद चुन के आए। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कहीं कोई रोना धोना नहीं किया, क्योंकि नीतीश कुमार जी का फैसला था सब कुछ। उन्होंने खुद घोषणा की थी दोनों फैसलों की। 2013 में भी आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। और 2000 उसके बाद जब जीतन राम मांझी को बनाने की घोषणा की, तो उन्होंने पार्टी के साथ बात करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जितनी बार नीतीश कुमार ने बड़े फैसले लिए हैं, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें नीतीश कुमार जी ने सिर्फ पोस्ट जो ट्विटर पे आई है, एक्स पे, उसके अलावा उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी। इसका मतलब क्या है? इसका हम्म, मतलब ये है, ये बात जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता और जो मझोले स्तर के नेता हैं जिलों के, और वो भी समझ रहे हैं। बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए जो इस समय मंत्री हैं या जिनके बड़े, वो तो सत्ता के सुख भोग रहे हैं, उनको तो बीजेपी के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है। और नीतीश कुमार है या निशांत कुमार हो, कोई बात नहीं, वो तो सत्ता। लेकिन जो काडर है, जो लड़ता रहा है जनता दल यूके यूनाइटेड के विचारधारा उसके लिए, या नीतीश कुमार की, उसको, उसका रिएक्शन देखिए वो कितना परेशान है। कोई अनावरण अनशन बैठ गया है, कोई
गालियां दे रहा है, यहाँ तक कि मोदी जी और अमित शाह जी की फोटो पर काली पोती गई पटना बता रहे हैं लोग। इस तरह के मतलब रिएक्शन, तो इसका मतलब उनका जो जनाधार है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ जाने में कंफर्टेबल नहीं है। मतलब बीजेपी, वो जनता दल यू के साथ मिलकर तो बीजेपी के साथ जा सकता है, लेकिन बीजेपी का वोटर बन जाएगा अकेले, वो उसके लिए मुश्किल है, या कैसे स्वीकार करेगा। उसमें हो सकता है एक बड़ा एक तबका जा भी सकता है, मैं नहीं कहूँ सारा, लेकिन नीतीश कुमार के को मुस्लिम पसमानदा मुसलमानों में भी अच्छा खासा समर्थन अभी तक रहा है, वो कैसे जाएंगे। अब ये कुशलता निर्भर करती है राष्ट्रीय जनता दल के जो इसमें नेता है तेजस्वी यादव जी। लालू जी की तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुकदमे भी झेल रहे हैं, तेजस्वी को भी मुकदमे हैं। तेजस्वी कितना आक्रामक तरीके से इस राजनीतिक घटना को आरजेडी के पक्ष में, सामाजिक न्याय के जनाधार के बीच में भुना पाते हैं, ये उनकी कार्यकुशलता पर निर्भर करेगा। अगर वो कुछ नहीं करते, घर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि सब अपने आप आ जाएंगे, तो भूल जाइए, उस मामले में बीजेपी बहुत माहिर है, वो लौकुश समीकरण, सारे समीकरण बना के वो कर लेंगे। लेकिन अगर तेजस्वी इस मुद्दे को ले जाके लोगों के बीच में जाते हैं, रैलियां करते हैं, यात्राएं करते हैं और पब्लिक को बताते हैं, उन्हीं लोगों को, खासकर जो जेडीयू का वोटर है, कि भाई कैसे आपको जो है आपके साथ छल हुआ और नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव जीता गया और नीतीश जी को हटा दिया गया, वो बना दिया गया। अगर ये, और हम तो पहले ही कहते थे, अगर ये बात वो वोटर के गले में उतार देते हैं, तो निश्चित रूप से आरजेडी के लिए, सीपीआईएमएल का जो लेफ्ट का जो ग्रुप है और कांग्रेस पार्टी के साथ जो महागठबंधन है, उसके लिए एक अच्छा राजनीतिक अवसर है अपना जनाधार बढ़ाने का। चुनाव अभी दूर है, अभी विधानसभा के चुनाव भी नहीं है, लोकसभा के भी 2029 में होने हैं। तो अब उसकी मेहनत ये लोग करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या राहुल गांधी अपना अति पिछड़ा एजेंडा चलाते हैं वापस बिहार में, इसमें उनके लिए अवसर है। क्योंकि नीतीश कुमार वो दीवार थे राजनीतिक रूप से, जो आरजेडी के प्रसार को सामाजिक न्याय के जनाधार के में बढ़ने से रोक रहे थे। आपको मैं उदाहरण देता हूँ अभय जी, आप तो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश से उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में मायावती जी जब जैसे ही स्ट्रांग होती है, वो समाजवादी पार्टी का मामला गड़बड़ाने लगता है, क्योंकि अति पिछड़ा और दलितों का बड़ा सेक्शन सब। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों 37 सीटें आई समाजवादी पार्टी की, क्यों 43 सीटें आई इंडिया गठबंधन की, वो तो ठीक है जो संविधान का नैरेटिव था, क्योंकि मायावती जी कोई स्टैंड नहीं ले पाई और वो बीएसपी जो है वो एकदम श्रिंक कर गई 2022 के चुनाव में और फिर 2024। तो वो जो एक बहुजन समाज का वोट, जिसमें अति पिछड़े दलितों का एक बड़ा तबका, वो चला गया इंडिया गठबंधन की तरफ और 43 सीटें आ गई, बीजेपी 33 सीट पे आ गई। तो ये होता है। अब इसीलिए अखिलेश जी जो पीडीए के चला रहे हैं, वो उस वोट को बचाए रखने के लिए कि अपने साथ वो बना रहे और थोड़ा इजाफा हो जाए। तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस और लेफ्ट महागठबंधन अगर इस घटना को एक राजनीतिक रूप से इसको बनाने में कामयाब होते हैं, तो निश्चित रूप से उनका आधार बढ़ेगा। और जेडीयू की जहां तक बात है, जेडीयू के लिए तो परीक्षा ही घड़ी है। निशांत कुमार जी इसको कितना संभाल पाते हैं, कितना नहीं संभाल पाते हैं, क्योंकि इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं सबके उसमें। तमाम नेता जो इस वक्त जेडीयू के चेहरे दिखाई पड़ते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है, और वो कोई मतलब उनको पार्टी से ज्यादा अपने सत्ता और अपने स्वार्थ की चिंता है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत ही विस्तृत और गहन व्याख्या की। वास्तव में आपका ये जो सबसे आखिर में जो आपने तर्क रखा, मैं उससे सहमत। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा अभय जी। बोलिए बोलिए। नीतीश कुमार जी को लंबे समय तक सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की जो ताकतें हैं देश भर में, उनमें एक उम्मीद देखती थी। जब वो 2013 में उन्होंने लुधियाना की रैली में मोदी जी ने उनका हाथ पकड़ के उठाया, उन्होंने झटक दिया। फिर पटना में भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी में उन्होंने जो है वो जो डिनर लंच बुलाया था, लंच कैंसिल कर दिया पार्टी के उनका। वो जो 2 करोड़ बाढ़ पीड़ितों को जो गुजरात सरकार नहीं दी थी वो वापस कर दिए। तो वो जो तेवर दिखाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कभी टोपी भी पहननी पड़ती है, कभी तिलक भी लगाना पड़ता है, तो एक उनकी एक छवि दूसरी तरह की बनी। ये अलग बात है 2014 में वो ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, लेकिन 2015 में जब वो चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बने महागठबंधन की तरफ से,
तो एक संभावना देखी गई कि शायद नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले जो गैर भाजपा शक्तियां हैं उनके चेहरे के रूप में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं, और ये चलने लगी थी। लेकिन फिर 2017 में चले गए वापस, और 2022 में जब आए लौट करके तो फिर लोगों को लगा कि नीतीश कुमार जी आ गए हैं, अब नीतीश के नेतृत्व में जो है 2024 में एनडीए हारेगा और एक गैर भाजपा सरकार बनेगी। और नीतीश ने उसके लिए खुद कोशिश भी की, खुद इंडिया गठबंधन बनाने के सूत्रधार बने, दिल्ली आके राहुल गांधी से मिले, राहुल गांधी ने उनको बिल्कुल वो पूरी छूट दे दी कि आप सबसे बात करिए। फिर वो अरविंद केजरीवाल से, सबसे सारे छत्र नेताओं से मिले और इंडिया गठबंधन एक शेप भी लेने लगा। संयोजक वो नहीं बन पाए, उसके लिए लोग दोष तो कांग्रेस को देते हैं, हालांकि उसमें सबसे बड़ा विरोध तो ममता बनर्जी का था। राहुल गांधी तैयार थे उसके लिए, कांग्रेस तैयार थी कि इनको अध्यक्ष बना दे मल्लिकार्जुन खड़गे को और इनको संयोजक बना दे, लेकिन ममता जी तैयार नहीं हुई और उसी वजह से नीतीश कुमार जी वापस चले गए। अब वो क्यों गए, संयोजक न बनने में क्या है वो अलग जांच का विषय है, लेकिन वो जाना नीतीश कुमार जी की राजनीति का सबसे बड़ा मतलब, अब वो मुख्यमंत्री बन गए, बिहार में एनडीए को सफलता मिल गई, वो सब ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी की राजनीति का सबसे अवसान का जो कदम था वो वही था। या तो लगातार एनडीए में ही रहते, लेकिन जो 2000 वापस हो गए उससे वहां से वो कमजोर हुए और उनका राजनीतिक अवसान शुरू हुआ। और जिन नीतीश कुमार को के भीतर प्रधानमंत्री का मटेरियल था, अच्छे कुशल प्रशासक है, कोई दो राय नहीं, आर्थिक रूप से कोई उन पर आरोप नहीं है, ईमानदार रहे, वैचारिक रूप से इधर उधर गए, लेकिन जब एक बार इधर आ गए थे तो अगर एनडीए ने तो उनको प्रधानमंत्री बनाया नहीं, न एनडीए बनाएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री अगर वो बन सकते थे तो इंडिया गठबंधन से ही बन सकते थे। वो उनको वहां छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बाद में जो भी संभावना होती, कसमकश होती, उनके लिए रास्ता बन सकता था, यहाँ तो नहीं बनता। लेकिन वो उन्होंने क्यों ऐसी भूल की, क्यों गलती की, राजनीतिक रूप से ये वो जाने। लेकिन मैं ये कहूंगा नीतीश कुमार जी की राजनीति का से एक बड़ी संभावना का अंत भी इस तरह से हुआ है, और दुखद भी है ये, और दुखद भी जी है, दुखद भी है, क्योंकि देखिए नेता, किसी व्यक्ति का नेतृत्व बड़ी मुश्किल में जमता है, बहुत देर लगती है, जनता उसके ऊपर भरोसा करती है। आपने बताया नीतीश कुमार जी पहले विधानसभा का चुनाव हारे, फिर लोकसभा का चुनाव हारे हैं, तो फिर बाद में 2014 में जब मोदी से अलग हुए, फिर चुनाव अकेले दम पे कुछ कमाल नहीं कर पाए, तो 3 विफलताएं तो उनके जीवन में लिखी हुई हैं। इन 3 विफलताओं के जरिए ही उन्होंने अपने आप को संसाधित किया और सफलता प्राप्त की। फिर उनका ऐसा अंत हुआ जिसमें कि ना उन्होंने अपनी शान के मुताबिक बिहार की जनता को संबोधित किया अपने आखिरी दौर में। नीतीश जी के अंदर जो संभावनाएं थी वो बिहार से इतर भी उनकी भूमिका हो सकती थी राष्ट्रीय राजनीति में। और बिहार में मैं बताऊं, जैसे आप देखिए बिहार में वो अगर थोड़ी हिम्मत करते, वो 1995 का जब चुनाव हुआ और समता पार्टी बना के चुनाव लड़े, जिसमें 6 सीटें आई जौहर साहब, वहीं उनकी हिम्मत टूट गई और बीजेपी के साथ चले गए। अगर वो वहां डटे रहते, तो जैसे उदाहरण में दूं आपको दो, ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई, लेकिन वो लेफ्ट में नहीं गई, सीपीएम के साथ नहीं गई, उन्होंने अपना वजूद बनाया और पूरे बंगाल की नेत्री बन के आज खड़ी हुई है। मुलायम सिंह यादव जनता दल से अलग हुए, समाजवादी पार्टी बनाई उन्होंने, सारे उदाहरण बहुत स्पष्ट हैं, और उत्तर प्रदेश के नेता बने, बीजेपी में नहीं गए। अगर नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ न जा करके लगातार संघर्ष करते तो लालू प्रसाद यादव के आरजेडी को रिप्लेस कर देते और वो सबसे बड़ी ताकत होते अपने दम पर पूरे बिहार की। बिल्कुल ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने तरह तरह के उदाहरण देके जिस तरह से अपने तर्क को रखा है, वो काफी नई परख के दर्शकों को इस बिहार की राजनीति की ये जो गुत्थी है। मैं एक राष्ट्रीय उद्घाटन और कर दूं जाते जाते। हाँ बताइए बताइए। चूंकि मैं उस बात का गवाह हूँ, 2013 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे और चीफ मिनिस्टर थे वो सब कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से, तो उन्होंने तय कर लिया था कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने गुजरात जाएंगे और गुजरात में बड़ी रैली करेंगे, राजकोट में या सूरत में। और उस समय जो मोदी जी के विरोधी कुछ नेता थे बीजेपी में, खासकर के केशुभाई पटेल वाला जो खेमा था, वो बाकायदा उनसे आके मिले थे नीतीश कुमार जी से बिहार भवन में, जो बिहार सदन है, और ये सारी योजना बनी थी। और ये था कि वो लोग पटना आएंगे, उसके बाद सारी प्लानिंग होगी और प्लानिंग के बाद नीतीश जी को प्रोजेक्ट किया जाएगा।
और ये हो रहा था कि पटेल, कुर्मी और गुर्जर, ये जो जातियां हैं ये अपने को एक ही मानती हैं, नीतीश जी उसके एक छत्र नेता बनेंगे, ये सब तैयारी थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या बात बिगड़ी, क्या हुआ, फिर वो चीज मूर्त रूप नहीं ले पाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत उम्दा चर्चा रही।